अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को देने जा रहे हैं तो आपको यह 10 मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी पास होने के लिए सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, सही तरीके से पढ़ना कैसे है ये जानना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में लाखों लोग बच्चे इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो ये 10 मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, स्पेशली जो 7th वन है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही में एंड में आपके लिए एक ये चार्ट है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज कैसे करनी है इसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ओनली स्टडी नो प्रैक्टिस। सिर्फ पढ़ते हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं करता है। जैसा कि अभी भी आप जानते होंगे जिनका कम नंबर आ रहा होगा टेस्ट में वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस करने के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। तो प्रैक्टिस क्या करनी है? एमसीक्यू। एमसीक्यू कौन से करनी है? देखिए सबसे पहली एक अपनी चीज को माई बाप बना लीजिए, वो है आपका पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू टेस्ट सीरीज से। तो मैंने अपने पिछले ही लेक्चर में बताया है कि पीवाईक्यू को कैसे कैसे करना है। तो आपको डेली कम से कम तो 40 पीवाईक्यू या तो 80 पीवाईक्यू डेली करनी है आपको, एनालिसिस के साथ विद स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद टेस्ट देने। ये कल ही हमने अपने एक लेक्चर में बात किया था जिसमें हमने आपको डिटेल में ये बताया भी था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है रिलाइंग ऑन ओनली वन सोर्सेस। मैं ये कुछ लोग बोलते होंगे कि एक बुक पढ़ लीजिए बस, मोर देन इनफ है। नो डाउट है, वो सही भी है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होता। एनसीईआरटी के साथ स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ने पड़ेंगे और उसके साथ साथ करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि हर साल यूपीएससी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। इवॉल्व करने का मतलब है कि हर साल वो अगर क्वेश्चंस पूछ रहा है तो ज्यादातर वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, ना कि डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन तभी अच्छे से क्लियर हो पाएंगे जब करंट अफेयर पे अच्छी पकड़ होगी। उस करंट अफेयर के एग्जाम्पल को आप अच्छे से एक स्टैंडर्ड बुक के साथ कंपाइल कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर तीसरे पॉइंट पे चलता है, इग्नोरिंग द सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। आप पीवाईक्यूज देख रहे नहीं हो, सिलेबस नहीं देख रहे। सिलेबस और पीवाईक्यू, आप बोलोगे प्रीलिम्स में क्या जरूरत है सिलेबस और पीवाईक्यू को देखने की? देखिए हर साल अब आप जाके हिस्ट्री का, अभी आपके सामने सिलेबस होगा तो आप उस सिलेबस को खोलिए। उस सिलेबस में एक पॉइंट दिया है इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। अगर इंडियन हिस्ट्री में डायरेक्ट तो आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो उसको अलग से क्यों मेंशन किया? और हर साल इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, तो उसके अलग से मेंशन करने का रीजन ये है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारे मॉडर्न डेज इंडिया को डेवलप करने में क्या मदद की है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंडियन नेशनल मूवमेंट को अलग से एक्सप्लेन किया। ये एक एग्जांपल मैंने आपके एक सिलेबस से बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको वो अच्छे से फॉलो करना है। ये हो गया आपका सिलेबस, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। और पीवाईक्यू, मैं स्टिल बोल रहा हूं पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पीवाईक्यू से ना सिर्फ देख के अच्छे से सीखे, बल्कि उससे ये भी पता लगे कि कौन कौन से थीम से क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पेशली कौन कौन से थीम से आ रहे हैं उसको नोट डाउन करिए। चौथा है स्टडिंग विदाउट रिवीजन। देखिए मैंने रिवीजन के लिए एक टेक्निक पहले ही बता दी है, पीआरपी, प्रैक्टिस, रिवीजन, फिर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में आपको पीवाईक्यू करना है, फिर रिवाइज करना है, फिर प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 50-30-20। तो 50% पढ़िए, 30% रिवाइज करिए और 20% टेस्ट दीजिए। तो 12 घंटा है आपके पास, तो 6 घंटा आप पढ़ रहे हो, उसमें से 3 घंटा आप रिवाइज कर रहे हो और 2 घंटा आप टेस्ट दे रहे हो और उस टेस्ट का फिर एनालिसिस कर रहे हो। ये कम से कम आपको करना ही करना है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला अच्छे से अपनी दीवार पे लिख लीजिए, कहीं पे भी लिख लीजिए, करिए। ये मैं भी करता था और ये करना पड़ता है और आज के टाइम पे बहुत जरूरी है ये। इग्नोरिंग सीसेट। देखिए आज सीसेट के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको आफ्टरनून का जो आपका टाइम बचता है उसमें आप डेली सीसेट दीजिए। इस सीसेट को गलती से भी मत मिस कर देना, वरना बहुत बड़ी तकलीफ में फंस जाओगे। ठीक है, अब आता है कि नॉट यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक करेक्टली। देखिए एलिमिनेशन टेक्निक के लिए ही मैंने ये चार्ट बनाया है। इस चार्ट को मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगा। जिनको लगता है कि ये चार्ट आता है उनके लिए तो बात ही अलग है, और जिनको नहीं आता तो लास्ट तक बने रहे। ये चार्ट में मैं एक इतना अच्छा आउटपुट दूंगा कि मैं क्या करता था, जिसके वजह से मेरा स्कोर हर बार 120 प्लस कैसे आ जाता था, जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं लास्ट में ही बताऊंगा। अब चलते हैं सातवां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पुअर टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ही एग्जाम हॉल में जाते या तो टेंशन आ जाता है कि मेरा ये नहीं पढ़ के हुआ, ये नहीं पढ़ के हुआ है, कैसे पढ़े, वो क्या करे, ऐसे हजारों सवाल होते हैं, हर एस्पिरेंट्स के होते हैं और मेरे भी दिल में होता था, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन मैंने एक ऑलरेडी एक लेक्चर में टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बताया, मगर टेस्ट सीरीज में कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, तो देखिए 3 पार्ट में अपने पेपर को करिए। कुछ लोगों के लिए 3 होता है, कुछ लोगों के लिए 2 होता है, कुछ लोगों के लिए 4 भी होता है। मैं 3 में करता था यूजुअली, और मैंने भी बहुत सारे टॉपरों को सुन के ही फॉलो किया, मगर मैंने अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैं क्या करता कि मेरे सामने अगर टेस्ट सीरीज आई है तो मैं उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करता रहता, और मेरे को जो सबसे इजी दिखते सबसे पहले क्वेश्चंस, उस इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले हैंडल कर लेता। वो इजी क्वेश्चन को मैंने हैंडल कर लिया, फिर देन मैं उसके बाद प्रोसीड करता। अब जो इजी क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा, कभी कभार क्या होता है कि टेस्ट में बहुत ज्यादा इजी आ जाता है और हम जल्दी जल्दी में उसको गलत कर देते हैं, तो मैं डबल श्योर के लिए उसके ऊपर सर्कल मार के और वो टिक करके आता उस आंसर का, ताकि जब मैं सेकंड रीडिंग दूंगा तो मैं उस टिक मारे हुए क्वेश्चंस को फिर से वेरीफाई करके फिर मैं आंसर को गोला भर दूंगा। ये होता था मेरा इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने। और यूपीएससी हर बार ऐसे टेक्निक खेलता है आपके साथ, आपको इजी क्वेश्चन दे देगा और आपको लगेगा अरे वाह ये तो हलवा क्वेश्चन से आराम से कर देता हूँ और मेरा सही हो जाएगा, और आप गलती वही करते हो सबसे ज्यादा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो सबका सही हो रहा है वो मुझे सही करके ही आना है। अगर वो आपने गलत कर दिया तो डेफिनेटली आपको कोई प्रीलिम्स नहीं पास करवा सकता। तो जो सब सही कर रहे हैं वो सही करके आइए, डेफिनेटली आप श्योर हो जाओगे। दूसरा है सॉल्व मीडियम और हार्ड क्वेश्चन। सेकंड रीडिंग में आप हार्ड और मीडियम क्वेश्चन, सबसे पहले मीडियम क्वेश्चंस को एड्रेस करिए। जब आपने एक रीडिंग दे दिया तो ऑलरेडी आपको पता चलेगा कौन सबसे ज्यादा हार्ड है, कौन कौन सबसे ज्यादा इजी है, और कौन सा एज ए मॉडरेट लेवल पे। तो आप मॉडरेट लेवल को अच्छे से सॉल्व करिए, सर्कल बनाइए, आगे बढ़िए। एलिमिनेट हो रहा है तो कैंसिल करिए जो एलिमिनेट हो रहा है, और उसके बाद आगे बढ़िए। ये जो थर्ड है ना, जिसपे क्वेश्चन मार्क लगा, ये मेरा टेक्निक है। मेरा टेक्निक क्या करता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, और ये बहुत अच्छी टेक्निक है, मुझे नहीं लगता कि शायद से कोई करता होगा। ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, एज इट इज लिख लीजिए, ये मुझ पे भरोसा रख के लिखिए, क्योंकि मुझे फायदा किया है तो आपको डेफिनेटली करेगा, और मेरे दोस्तों को भी किया था ये टेक्निक बेनिफिट। जरूर देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए, अब आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल कि 1 2 3, आपको 3 क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहा है, उस 3 क्वेश्चन नंबर को आपने छोड़ के आगे बढ़ गए, तो आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर इधर 3 नंबर लिख देना। ठीक है, इससे बेनिफिट ये रहेगा कि जब आप सेकंड टाइम पे आओगे तो सीधा आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा रहेगा कि 3 लिखा है, हमें को सीधा 3 देखना है। वरना तो आप वो सर्कल मारे तो घाई घाई में हम गलती कर देते हैं। अब जैसे ही आपने वो 3 अटेम्प्ट कर लिया, जो आपने 3 ऊपर लिखा था उसको कैंसिल कर दीजिए ऐसे, फिर दूसरे पे चले जाइए। अब ऐसे करोगे तो आपको ये पता रखता रहेगा कि मेरे कितने पेज पे कितने क्वेश्चंस बचे हैं, वरना तो आप ऐसे ढूंढते रहेंगे। माइनर सेकंड मैटर करती है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और ये टेक्निक आप एक बार फुल लेंथ या तो कोई भी टेस्ट में देख के देखिए, डेफिनेटली आपको मदद मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क इसलिए था, ये एक मेरी खुद की एक टेक्निक है और मैंने खुद ने ये इवॉल्व किया, जिसके वजह से हर बार मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चंस में बेनिफिट भी हुआ है और इवन टाइम भी अच्छा बचा है। 8वां है हार्ड वर्क विदाउट स्मार्ट वर्क। अब सब पढ़ तो रहे हो, अभी भी मैं मेरे बनाने के बाद भी 14 घंटा 19 घंटा 15 घंटा 12 घंटा 9 10 घंटा पढ़ भी रहे होंगे बच्चे, लेकिन वो हार्ड वर्क तो है। लेकिन स्मार्ट वर्क क्या होता, ये होता है हाई वेटेज टॉपिक जो होती है, उस टॉपिक्स को आपको कवर करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, और उसी टॉपिक का आपको बार बार रिवाइज करना है, जिसमें से आपको ज्यादा स्टैटिक से बनाना है और करंट अफेयर से बनाना है, और ये दोनों को एक साथ में कंसाइज करके अच्छे से बना देना है। ठीक है, तो अब देखिए करंट अफेयर के लिए तो मैं खुद बता ही रहा है, हमारा चल ही रहा है, हर संडे को हम बताते हैं, अपने हिसाब से डिस्कशन होता है। लेकिन स्टैटिक और करंट अफेयर का अगर आपको हाई वेटेज टॉपिक नहीं पता है तो रिसेंटली हम बहुत इस वीडियो के ऊपर काम कर रहे हैं। हर एक हाई वेटेज टॉपिक के ऊपर हम एक वीडियो आपको बना के जाएंगे कि जैसे ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन से है, सिर्फ उसको पढ़िए, जिससे आपका एक नंबर इंक्रीज हो सकता है। तो ऐसे हम टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको उसके ऊपर से वीडियो मिल जाएगा। ये आपके स्टैटिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेम चीज है करंट अफेयर का भी, हम सेम वीडियो बना रहे हैं, बहुत जल्दी आपको उसके ऊपर वीडियो भी मिलेगा, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, बजट, तो उनके ऊपर भी हम वीडियो बना रहे हैं। और एक मैम ने एडवाइस भी दी थी और उनका सजेशन भी था, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर वीडियो बनाइए, और हम जरूर उनके ऊपर काम भी कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको इकोनॉमिक सर्वे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मिल भी जाएगा। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क के लिए क्या करना है, आपको हाई वेटेज टॉपिक को फॉलो करना है। फिर है रीडिंग मल्टीपल सोर्स फॉर करंट अफेयर। एक सोर्स बनाइए कोई भी मंथली मैगजीन का, जैसे विजन आईएएस हो गया, इनसाइट हो गया, किसी का भी एक का बना लीजिए, लेकिन सिर्फ वो एक को रखिए, 50 जगह पे मत भागिए। लैक ऑफ प्रॉपर मेंटरशिप एंड गाइडेंस। देखो मेंटरशिप तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, गाइडेंस के लिए मैं खुद हूं, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ अपना नंबर भी शेयर किया है और उनको मैं गाइड भी कर रहा हूं पर्सनली, और उनको रिजल्ट भी दिख रहा है, उनका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है।
ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आपको भी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं जरूर आपकी भी मदद करूंगा, ठीक है। मगर सिर्फ बात करने के लिए नहीं, आपकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम होगी वो बताइए, मैं आपको जरूर सॉल्व करवा के मिलूंगा, और ये मेरी गारंटी रहेगी कि मैं आपका नंबर भी इंक्रीज करवा के दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नॉट यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक करेक्टली, कैसे करना है अब ये देखिए। सपोज आपने एक क्वेश्चन पेपर लगाया है, उसमें आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है 90, उसमें राइट हो रहे हैं आपके 50, 40 रॉन्ग हो रहे हैं, तो टोटल आपका जो यहाँ पे स्कोर बनेगा अप्रोक्सीमेटली 89 के आसपास कुछ बनेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लर्निंग लिखनी है कि आपसे कौन कौन से टॉपिक गलत हुए थे, क्या क्या गलत हुए, जैसे हिस्ट्री से मेरे इतने सही हुए, इतने गलत हुए, ये आपने इधर लिख लिया, ठीक है। फिर देखना है आपको आपने तुक्के कितने क्वेश्चन मारे थे। हो सकता है आप 90 में से यहाँ पे 30 तुक्का मारे हो, उस तुक्का में देखिए कितना राइट जा रहा है, कितना रॉन्ग जा रहा है। फिर दोनों को डिवाइड करके देखिए कितनी एक्यूरेसी आ रही है, फिर उस एक्यूरेसी के हिसाब से रिमार्क लिखिए कि आपने तुक्का मारा तो कैसे वो तुक्का सही हुआ। इस तुक्के को ही दूसरी भाषा में बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। हर क्वेश्चन पेपर में आप ये रिपीट करते हुए चलिए, एंड में आपको बड़ा अच्छा एक एक्यूरेसी मिल जाएगा, और फिर उसके बाद उसी को फुल लेंथ टेस्ट पे रिपीट करिए। लेकिन याद रखना, जैसा कि मैंने बताया आपको, जब आप क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हो, यहाँ पे 90 क्वेश्चंस लिख रहे हो, राइट कितना हुआ, रॉन्ग कितना हुआ, यहाँ पे जब आप फुल लेंथ कर रहे हो तो यहाँ पे ये जरूर लिखिए कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री से मुझे कितना करेक्ट गया, ज्योग्राफी से कितना करेक्ट गया, उसको जरूर लिखिए, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आपके स्टैटिक कितने गलत जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कोई भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप पीवाईक्यू उठाइए। अगर जो सीनियर्स प्लेयर है, मतलब जिनका 2 या 3 बार से ज्यादा अटेम्प्ट हो चुका है, उनका पीवाईक्यू में कम से कम, नहीं तो नहीं, मैं ये बोल रहा हूं 140 प्लस आने ही चाहिए। पीवाईक्यू से 140 प्लस आने चाहिए, ठीक है। मैं अदर टेस्ट सीरीज से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पीवाईक्यू से आने चाहिए, क्योंकि वो 2-3 साल से पीवाईक्यू कर ही रहे हैं, तब भी ये नहीं कर पा रहा है, तो उनकी स्टैटिक सच में बहुत कमजोर है, ठीक है। और जो नई न्यू कमर्स है वो ये कोशिश करे कि 100 प्लस कम से कम जाए, कम से कम 100 प्लस जाए। और जिस टाइम पे आपका 140 जाने लग गया, तो आपका स्टैटिक और आपने यूपीएससी को पकड़ लिया है अच्छे से कि वो क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है। और जहां पे जैसे ही आपका यहाँ पे 140 प्लस जाने लग गया पीवाईक्यू में, डेफिनेटली आप जो भी टेस्ट दे रहे होगे ना, उसमें भी आपका 100 प्लस जाने लग जाएगा, या तो 90 प्लस जाने लग जाएगा। और मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ, ये चीज होता है। तो दोस्तों देखिए, मेरा जो टॉपिक्स था ये बनाने का सबसे बड़ा था कि ये 10 मिस्टेक्स बस आपको ये रिपीट नहीं करनी। हर कोई आज मेहनत कर रहा है, लेकिन वो मेहनत तभी रंग लाती है जब उस मेहनत को सही डायरेक्शन में करें। जो होगा वो होगा, लेकिन एक चीज हमेशा याद करना रखना कि अगर आपने अपना 100% दिया है, हो या ना हो, लेकिन आपने अपना पूरा कर्म किया है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपको वो चीज जरूर मिलेगी। और ज्ञान कभी बर्बाद नहीं होता, चाहे आप कितना भी डिप्रेशन में हो। मैं समझ सकता हूं कि आज के टाइम पे सबको टेंशन हो रहा होगा, लेकिन उस टेंशन को इग्नोर करके आप अपनी मेहनत पे लगे रहिए, और हम हैं आपके साथ। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करिए, हम जरूर उसका सोल्यूशन भी देंगे आपको। और मेरा नंबर चाहिए, मैं नंबर भी दूंगा, मैं बता भी रहा हूं कुछ लोगों को, ठीक है दोस्तों। और भी कुछ रहेगा तो मुझे बता देना, और भी किसी के ऊपर बनाना होगा तो दोस्तों जय हिंद। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद दोस्तों।